नमस्कार किसान साथियों, खेतीबाड़ी की आज एक विशेष वार्ता में एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ इस वार्ता में उपस्थित है डॉक्टर सुबोध जी बिश्नोई, साइंटिस्ट है जो कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में। सर, आपने देखा होगा अब की बार गंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़ का बहुत सा ज़्यादा एरिया और आगे भी बात करें तो एक जो नरमा है वो 60 मार गया और खड़ी फसल खराब हो गई है पूरी तरह से। और यदि उसमें हम बात करें ना, उसमें वजन है, पौधे भी जल गए हैं पूरी तरह से। तो वो 60 मार गया जो पैराविल्ट है उसके बारे में हमारे किसान साथियों को पहले तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब खराब होने के कारण कुछ जानकारी हासिल भी हुई है। तो हम चाहेंगे कि ये 60 क्यों मारता है। और एक और समस्या सर, इसमें हमने देखा है कि कई दुकानदार साथी उनको तरह तरह की केमिकल्स दे के कंट्रोल करवा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। इसका पहले क्या उपचार किया जा सकता है? यदि हम आपने देखा है कि 60 मार रहा है तो क्यों मार रहा है, तो अपने कौन सा उपचार करें कि 60 नहीं मारे। और हमने देखा भी है कि बीटी कॉटन को ज़्यादा खुराक की आवश्यकता होती है, तो वो खुराक किस प्रकार से दें। तो आप इस पर कार्य भी कर रहे हैं यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र में, तो आपसे अनुरोध है कि सर पूरा विस्तार से 60 के बारे में जानकारी दें। ठीक है, बहुत अच्छी सवाल है। एक्चुअली किसान साथियों, जो 60 मारना है इसको हमारी भाषा में हम इसको पैराविल्ट बोलते हैं। पैराविल्ट, विल्ट मतलब जो फंगस होती है, ये फंगस नहीं है, ये कारिक की बीमारी है। कारिक मीन्स पौधे की आंतरिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, उससे ये प्रॉब्लम आती है। अब पैराविल्ट में बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ ट्यूबवेल का पानी लगता है, सबसे बड़ी समस्या उसी से आई है। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रिसर्च आर्टिकल था 2-1.5 साल पहले एक पब्लिश हुआ था कि नासा जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है उनके द्वारा, कि उत्तर भारत के जितने भी, जैसे इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, तो हमने इन राज्यों ने लास्ट 25 सालों में, सिर्फ 25 सालों के अंदर 75% पानी हमने नीचे का ग्राउंड वाटर निकाल लिया है। और वो 75% पानी हज़ारों साल पहले का था। हम मानते हैं ना कि इस एरिया में कभी सरस्वती नदी हुआ करती थी और जंगल हुआ करते थे, तो यहाँ उस समय बरसात बहुत होती थी। अब पूरे एरिया में लगभग 350 mm बरसात होती है, जिससे नीचे के रिचार्ज नहीं होता है। और दूसरा, घग्गर में आजकल पानी आना भी कम हो गया है, तो इससे नीचे का ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। और जो जितना भी हम सिंचाई का पानी ट्यूबवेल से निकालते हैं, लगभग या तो ख़राब हो गया है या ख़राब होने के कगार पे है। तो मेरी किसान भाइयों से एक विनम्र प्रार्थना है कि कृपया पानी अपना चेक ज़रूर कराएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब रही बात क्यों आता है और इसका उपचार क्या है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पौधा जब पानी खींचता है तो 2 प्रकार से खींचता है, जिसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव जिसमें पौधा अपनी ताकत लगाता है, और पैसिव ऐसा होता है जिसमें यदि खेत में पानी दिया, पानी वहाँ से जड़ों में आया, जड़ों से तने में आया, तने से पत्ती पे भाप बन के उड़ गया। हम इसे विज्ञान की भाषा में पौधे की आवश्यक बीमारी भी बोलते हैं, क्योंकि जब उड़ाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से और कहाँ से लेगा। तो इसके लिए साइकिल चलता रहना चाहिए। ये हुआ पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें उड़ाता रहता है, और लगभग 95% पौधा पानी इसी तरह से लेता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन सिर्फ 5% होता है, जिसमें पौधा ताकत लगाता है, अपनी एनर्जी लगाता है उसमें पानी खींचने के लिए। ये बहुत कम होता है, 5% ही होता है। अब बात यहाँ ये आएगी कि क्या ये पहले भी कभी होता है? हाँ, पहले पौधे में जब प्रॉब्लम्स आती है पैराविल्ट से टाइप की, तो पौधा एक्टिव एनर्जी लगा के अपने उस समस्या को कोप अप कर लेता है। पर आपने देखा होगा अगस्त और सितंबर महीने में जब नरमे में डिंडे लगने शुरू हो जाते हैं, फूल लगते हैं, उस टाइम यदि या तो बरसात तेज़ हो जाए या हम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम जो ही खेत में पानी लगाते हैं तो एकदम पौधा मरना शुरू करता है। तो इसकी पहचान आपको तो ये है, सबसे पहले आप पौधे को उखाड़िए और उसको देखिए जड़ों में। देखिए, 3 प्रकार से पौधा मरना शुरू करेगा। पहला कारण ये होता है कि उसमें दीमक लगी हुई है कि नहीं है। दीमक आप आसानी से पहचान लेते हैं, दीमक नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा होता है आप उखाड़ के और उसकी जड़ों को, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जड़ है, इसको हल्के हाथ से ऐसे खींच के देखिए। यदि ये सूखी ज़मीन में है तो वैसे ही भुर से पता चल जाएगा कि जड़ें खराब हो गई है, गलन हो गया है, तो वो गल गई हो। दूसरा, यदि आप हल्के हाथ से इसको खींचेंगे तो वो छिलका उतर जाएगा, इसका मतलब जड़ गलन है वो। तो इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के, जैसे अलग अलग होते हैं, कार्बन डाइजेम, मैनकोजेब वगैरह, इनकी ड्रेंचिंग करनी है जड़ों में, क्योंकि वो विल्ट है। लेकिन मैंने बताया ये पैराविल्ट है, इसके अंदर और कोई भी आपको जड़ें भी ख़राब नहीं दिखेगी, बिल्कुल साफ जड़ दिखेगी, फिर भी पौधा मर रहा होगा। तो पहचान करने का तरीका ये है, जैसे आज आपने पानी लगाया है खेत में, तो सुबह जाके देखिए, यदि रात को पानी लगाया, सुबह तक वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। और यदि बरसात तेज़ होगी तब भी ये प्रॉब्लम आती है।
तो अब ये होता क्यों है? देखिए, होना जैसे मैंने बताया एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन। हम कई बार, जैसे एक मैं आपको कई बार एग्जांपल कोट करता हूँ, पहले हम मकानों की तराई करते थे, जैसे डिग्गी भरी हुई हो, ऊपर टैंक रखा होता था, हम पाइप से पानी खींच के लगाते थे। एक बार यदि पाइप से टैंक से बाहर निकाल के वापस डालें तो क्या पानी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बबल्स आ जाती है, एरिएशन हो जाता है। वही प्रॉब्लम यहाँ जड़ों के साथ होता है, उसमें एरिएशन हो जाता है और पौधे अपनी उस एरिएशन को तोड़ नहीं पाते हैं। मैंने बताया जैसे एक्टिव एनर्जी, वो एक्टिव एनर्जी इस टाइम डिंडों की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। पौधों में जो ताकत बनती है पत्तियों में, वो सारी जाती है डिंडों की तरफ या फूल की तरफ। तो उस टाइम वो अपनी एक्टिव एनर्जी नहीं लगा सकता, और पैसिव के कारण वो बबल्स बन गया है, जिससे वो पानी नहीं खींच पा रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? देखिए, पौधा जब पानी खींचता है ना, तो इसकी एक सीक्वेंस बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करता है विज्ञान की भाषा में, कि पानी पौधा वैसे खींचने में 5 मेन फैक्टर होते हैं कि पौधे के अंदर, पानी के अंदर नमक कितना है, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल कितनी ताकत लगा सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी ऊंचाई और निचाई पे है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सारे मिला के फैक्टर पौधा पानी खींच पाते हैं। मतलब ये चारों पांचों फैक्टर जब मिलते हैं तो उसी हिसाब से माना जाता है कि पौधा पानी खींच पाएगा। तो एक तो ये रही कि बात, मैंने जैसे आपको बताया कि नमक बढ़ रहा है पानी में, जो हम क्योंकि ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं। दूसरा एक जो और बड़ी कारण है, जो अभी जैसे है, हमारे पूरे एरिया में ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत कम हो रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। माना जाता है कि अच्छी मृदा के अंदर 0.5%, लगभग आधा प्रतिशत ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, लेकिन ये अभी 0.2% तक ही है, लगभग 2 या 0.2% से भी कम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हम अपने ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं। उसके लिए हमें गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, और हरी खाद जैसे ढेंचा वगैरह है, इनको भी मिलाना चाहिए। एक और तरीका है, फसलों के अवशेष जो हम जला देते हैं, पराली वगैरह जला देते हैं, जो किसान बसाते हैं, ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो इससे भी हमें उसको ज़मीन के अंदर मिलाना चाहिए। सरसों के हम देखे जाते हैं कि सरसों के बीज सारे मिला दिए जाते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। तो इन अवशेषों का भी बहुत बड़ा रोल है अपने ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में, तो कृपया इनको भी अपने ज़मीन के अंदर मिला दीजिए। तो सर, पैराविल्ट जिससे आप बाइए, इसका कंट्रोल क्या हो सकता है? जी, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो मैंने जैसे बताया कि वो बबल्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसको ब्रेक करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड। अब देखिए, एक और बात बीच में बता दूं, कोबाल्ट क्लोराइड के बारे में धारणा ये बनाई गई है कि इससे कैंसर हो जाता है। ठीक है, हैवी मेटल है, हैवी मेटल बहुत से इंसेक्टिसाइड्स में भी डाला जाता है। हम जो मात्रा डाल रहे हैं वो 10 ppm है, यानी 1 ग्राम 100 लीटर पानी में। तो ये बहुत कम कंसंट्रेशन है, जिससे कोई स्किन पे या त्वचा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा किसान साथियों को, जब ये ड्रम में डालें, क्योंकि 1 ग्राम, मान लीजिए 500 लीटर का ड्रम है, तो हमें सिर्फ 5 ग्राम डालनी है 5 बीघे के लिए। तो ये बहुत कम मात्रा है, पर इसको फिर भी यदि किसी डब्बे या बाल्टी में मिलाए तो लकड़ी से ज़रूर मिला ले, तो आप उसमें डायरेक्ट हाथ नहीं डालें, क्योंकि उस टाइम कंसंट्रेशन हाई होता है उसका। तो ड्रम में डालने के बाद ये अपने स्किन पे इतना इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि 10 ppm है, 100 लीटर में सिर्फ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 100 लीटर पानी में, और 50 ग्राम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को हम देसी भाषा में अचार वाला नमक भी बोल देते हैं, ये मिल जाता है बहुत कॉमनली। ये भी हमें काम मिले। देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड जो बबल्स है उसको ब्रेक करने का काम करता है, और ये सोडियम बेंजोएट है, हमें जानते हैं जैसे अचार में क्यों डालते हैं हम, इसलिए डालते हैं कि इसमें इथाइलिन फॉर्मेशन ना हो। वही काम यहाँ करता है। जब खेत में पानी भरा होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें इथाइलिन फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जड़ें भी सांस लेती है। तो उनके इथाइलिन को रिमूव करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे। ये सोडियम बेंजोएट इसीलिए डाला जाता है। तो इन दोनों का करें। और इससे एक और है, बिजाई से पहले भी मेरे निवेदन है किसान भाइयों से कि क्रॉप रोटेशन ज़रूर अपनाएं। जिस खेत में नरमा है उसमें हर साल नरमा ही ना उगाए, फसल चक्कर अपनाएं, गहरी जुताई करें ताकि नीचे भी एरिएशन हो, ताकि गहरी जुताई करके बिजाई करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया। और एक बात सर आपने बताई कि 2 कारण हो सकते हैं, या तो विल्ट या पैराविल्ट। जब किसान साथी को ये समस्या देखने को मिलती है, बाजार से वो विल्ट की दवाइयाँ खरीद के लाएगा, और विल्ट वाली दवाइयों से इसका तो रिजल्ट कनेक्शन ही नहीं है। तो पैराविल्ट यदि हो तो जैसे बताया कि आप जड़ उखाड़ के देख सकते हैं कि वो विल्ट है या पैराविल्ट है या दीमक के कारण है।
सही समस्या को पकड़ के और हम अपनी फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी रख सकते हैं। और हमारा ये अनुरोध है कि आपको जब भी किसी प्रकार की समस्या हो आप तुरंत कृषि विशेषज्ञों से मिलते रहें और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। धन्यवाद सर।